नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे लव कुश लीला। श्रीमद् रामायण में जो लव कुश लीला दिखाया जा रहा है उसको हम रिव्यू करेंगे। तो जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये एक रिव्यू वीडियो है, तो अगर आपको रिव्यू देखना पसंद है तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, मुझे अच्छा भी लगेगा। अगर आपको रिव्यू देखना पसंद नहीं तो इस जगह पर वीडियो को पॉज करके इस वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो पहले से ही मैं सब कुछ क्लियर कर दिया, अब हम वीडियो को शुरू करेंगे। पहले हम बात करेंगे लव कुश में से कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा भाई। शो में हमें दिखाया गया लव बड़ा भाई है और कुश छोटा भाई है, लेकिन मैं कम्युनिटी पोस्ट किया था जहाँ पे मैं लिखा था कुश बड़ा भाई है और लव छोटा भाई है। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं वाल्मीकि रामायण में लव कुश की जन्म कथा क्या है। तो लव कुश की जन्म कथा भी इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो पहले उस स्टोरी को जानते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं बताया था शत्रुघ्न जिस रात वाल्मीकि आश्रम में रुके थे उस रात सीता जी की गर्भ से 2 बच्चा जन्म लिए थे। जब वाल्मीकि को ये बात पता चली तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुआ और शत्रुघ्न को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, क्योंकि सीता जी और दोनों बच्चों की प्रोटेक्शन की ड्यूटी वाल्मीकि जी के ऊपर है। तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, कुछ घास लिए जिसको कुश ग्रास बोला जाता है, द्रवघास बोला जाता है, ध्रुवघास भी बोला जाता है, ये बेसिकली वो होता है। तो कुछ ध्रुवघास हाथों से वो उठाए और फिर उनका 2 टुकड़ा उन्होंने कर दिया, ठीक है। फिर इस कुश घास से जो बच्चा पहले इस संसार में आया उसकी मार्जन करते हैं, क्योंकि कुश घास से उसकी मार्जन हुआ इसीलिए उसका नाम कुश दिया गया। फिर क्योंकि ये जो घास था इसको कटअप किया गया है तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसको बोला जाता है लव। तो इस लव से जो दूसरा बच्चा इस संसार में आया उसकी मार्जन होता है, इसीलिए उसका नाम दिया जाता है लव। तो इस तरीके से दोस्तों लव और कुश का नामकरण होता है। तो ये कुछ कुश घास मैं समझाने के लिए लाया था, बस ये समझाने के लिए ही था। वाल्मीकि जी की प्रोसेस मतलब अलग होगा, बस ये सांकेतिक रूप से मतलब हम समझने के लिए बस इसका यूज यहाँ पे किए हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में क्लियरली लिखा हुआ है जो बच्चा पहले इस संसार में आया उसके नाम कुश है और बाद में जो आया उसके नाम लव है। तो इससे क्लियर हो जाता है कुश बड़ा भाई है और लव छोटा भाई है। लेकिन फिर भी कुछ कथाओं में लव को बड़ा भाई माना जाता है और कुश को छोटा भाई माना जाता है। लोग शायद कंफ्यूज इसलिए भी होते हैं क्योंकि जो राइमिंग है वो लव कुश है, कुश लव नहीं। जैसे राम लखन, राम बड़ा भाई है इसीलिए राम नाम पहले आता है, लक्ष्मण छोटा भाई है इसीलिए लक्ष्मण नाम बाद में आता है। ये सबको तो पता ही है, इसीलिए लोग समझ लेते हैं लव कुश, लव नाम पहले आता है तो लव बड़ा भाई है, कुश नाम बाद में आता है तो कुश छोटा भाई है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है उसी को ही मानना चाहिए, और वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कुश बड़ा भाई है और लव छोटा भाई है। अगर आप रामानंद सागर जी की रामायण भी देखेंगे तो वहाँ पे भी कुश को बड़ा भाई माना गया है और लव को छोटा भाई माना गया है। अब दोस्तों इस टॉपिक से हम निकलते हैं और हम चलते हैं जो श्रीमद् रामायण में लव कुश लीला दिखाया जा रहा है, उनकी जो आश्रम में कहानी दिखाया जा रहा है उसको रिव्यू करेंगे। तो आश्रम में लव कुश को एक चैलेंज दिया गया कि 3 मटकों को एक साथ एक ही तीर में फोड़ना है, और उस कहानी में हमें एक सीख दिया गया कि शक्ति का उपयोग सही मात्रा में जितना ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। अगर आप शक्ति का उपयोग ज़्यादा कर लेंगे तो हो सकता है डेवास्टेशन भी आ जाए। तो सीख तो बढ़िया था, लेकिन जिस तरीके से ये कहानी को प्रेजेंट किया गया वो थोड़ा सा जमा नहीं। तो कहानी ये था कि 3 मटकों को एक ही तीर में फोड़ना है। तो लव ने क्या किया, जिसको इस शो में बड़ा भाई बताया गया है, तो लव ने क्या किया, एक तीर में राम नाम लिख दिया। अब उस तीर में शक्ति डाला और बन गया वो एक शक्ति अस्त्र, यानी कि राम नाम की एक शक्ति अस्त्र से लव 3 मटकों को फोड़ा। और साथ ही साथ क्योंकि शक्ति ज़्यादा लग गया तो आश्रम के सारे मटके उस तीर ने फोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे क्या लव की स्किल हमें देखने को मिला? लव की स्किल हमें देखने को नहीं मिला। 3 मटके था, 3 मटके ऐसे झूल रहा था। कभी ना कभी एक समय में वो तीनों मटके एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। और जब उस लाइन में आएंगे तो सही टाइमिंग में सही एम के साथ अगर तीर को सही फोर्स में चलाया जाए तो एक ही तीर में 3 मटके आराम से फोड़ दिया जा सकता है। अगर ऐसा सीन होता तो लव की वहाँ पे स्किल दिखता। तो ये कहानी में ये एक लूपहोल हो गया। और ऐसा कई सीन महाभारत में भी देखने को मिलता है, जैसे कि द्रौपदी स्वयंवर में, द्रौपदी की स्वयंवर में मछली की आंख में तीर को लगाना था,
क्या वहाँ पे अर्जुन कोई शक्ति अस्त्र या फिर दिव्यास्त्र का यूज किए थे? नहीं, उन्होंने अपना स्किल को यूज किया और स्किल की यूज करके उन्होंने तीर चलाया था। तो कहने का मतलब ये है, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर राम नाम को सिर्फ एक मोटिवेशन की तरह दिखाते, मतलब लव को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो राम उस तीर में लिख दिया, अब कॉन्फिडेंस में लव तीर चलाया और 3 मटके फोड़ दिया। ऐसे अगर दिखाते तो सीन ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये कहानी लंबा जाने वाला है, क्योंकि नदी को काट के लव कुश फिर आश्रम तक नदी को लाएंगे। अब आश्रम में पानी नहीं है तो लव कुश को दंड दिया गया है, सीता जी दंड देते हैं कि जाओ नदी से पानी लेके सारे आश्रमवासी के लिए लाओ। तो लव कुश जाते हैं और राक्षस भी तंग करते हैं। वो राक्षस वाली पार्ट को हम स्किप कर देंगे। सहस्त्र रावण कॉमेडी कर रहा है बेसिकली। तो सहस्त्र रावण और उसके कुछ चंगू मंगू राक्षस लव कुश के मटके तोड़ देते हैं और लव कुश के पास कोई रास्ता नहीं बचता कि आश्रम के पास पानी कैसे लाया जाए। तो लव कुश क्या करते हैं, एक कैनाल खोदना शुरू कर देते हैं और उस कैनाल के माध्यम से आश्रम तक पानी पहुंचा देते हैं। तो ये जो कहानी दिखाया गया, ये ऊपर से देखने से तो अच्छा लगता है, लेकिन ये कुछ जमा नहीं। ऑलरेडी मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर चुका था कि प्राचीन काल में मुनि ऋषि अपना आश्रम उस जगह पर ही बनाते हैं जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, यानी कि जल की सुविधा हो। तो नदी के पास आश्रम होना ये एक स्वाभाविक बात है। और अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाल्मीकि की आश्रम नदी के आसपास ही था। और जनरली भी अगर हम सोचेंगे तो वाल्मीकि की आश्रम नदी के आसपास होगा। तो ऐसा बात नहीं है कि नदी बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत ज़्यादा दूर से मेहनत करके पानी लाना पड़ता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर एक कैनाल भी खोदा जा रहा है, अच्छी बात है, कैनाल खोदा जा रहा है, पानी और पास चला जाएगा, लेकिन ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन से ज़्यादा ये एक बड़ी समस्या फ्यूचर में खड़ा करेगा। आप सोच रहे होंगे समस्या कैसे आ जाएगा? समस्या बहुत तरीके से आ जाएगा। पहली बात तो ये है, हमें ऐसा नहीं दिखाया गया जो कैनाल उन्होंने बनाया है उसकी एंड पॉइंट कहाँ है। देखिए, कैनाल खोदा गया है तो उसकी एंड पॉइंट भी एक रहना जरूरी है। सिर्फ कैनाल को आश्रम तक पहुँचा देना ये समस्या का समाधान नहीं। अगर ऐसे किया जाएगा तो फिर पानी धीरे धीरे ओवरफ्लोड करेगा, क्योंकि पानी तो आता जाएगा, फिर उसको जाने के लिए भी तो कोई माध्यम चाहिए ना। तो कैनाल को वाल्मीकि के आश्रम के पास अगर लाया जा रहा है तो उस कैनाल को मोड़ के फिर से नदी के साथ जोड़ना होगा, ताकि वो पानी आश्रम के पास तो जाए लेकिन फिर नदी के पास जाकर मिल जाए। तो उस तरीके से कैनाल को बनाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि नदी की प्राकृतिक स्वभाव होता है कि वो अपना आकार को बड़ा करता है। धीरे धीरे वो जो कैनाल की साइड की मिट्टी है वो धंसता जाएगा और आश्रम के पास अगर नदी की एक स्रोत है, ये तो एक बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि आश्रम की मिट्टी उससे इफेक्ट होगा और धीरे धीरे धंसता ही जाएगा और धीरे धीरे वो बड़ा होते रहेगा। तो वो कैनाल धीरे धीरे बड़ा होगा और गहरा होगा और धीरे धीरे हो सकता है वो आश्रम को भी डुबा ले जाए। तो ऐसा भी एक सिचुएशन आ सकता है कि वो आश्रम को शिफ्ट करना पड़ जाए। इस चीज़ को और आसानी से समझने के लिए आपके घर के पास अगर कोई ड्रेन है तो आप इस चीज़ को आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। आप अगर टाउन में गए हैं, गांव में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। जब ड्रेन बनाया जाता है तो उस ड्रेन में कंक्रीट किया जाता है, यानी कि सीमेंट की एक कंक्रीट किया जाता है, फिर उस ड्रेन में पानी छोड़ा जाता है। आप खुद सोचिए, सिर्फ पानी जाने के लिए एक सीमेंट की कंक्रीट की ड्रेन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कारण वही है जो अभी मैंने बोला, क्योंकि नहीं तो साइड की मिट्टी धंसता जाएगा, वो और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। फिर ऐसे में तो जो रोड है, रोड साइड में तो ड्रेन रहता है ना, जो रोड है उसमें धंसता जाएगा, या फिर अगर उसके साइड में कोई घर है उसके प्रति भी वो खतरा रहेगा। इसीलिए सीमेंट की ड्रेनेज बनाया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम किया जाता है, ताकि पानी उस सीमेंट में आराम से फ्लोट करके जल्दी जल्दी से चला जाए। तो जो सोल्यूशन में शो में दिखाया गया कि लव कुश एक कैनाल खोद के आश्रम तक पानी ले आए हैं, अब आश्रमवासी को कोई पानी की दिक्कत नहीं होगा, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है और ये एक बड़ी समस्या है फ्यूचर के लिए। तो ये सीन कुछ खास जमा नहीं। कहने का मतलब ये है, स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा टाइट रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए कि कोई लूपहोल ना हो और बढ़िया तरीके से स्टोरी भी बता जाए और जो सीख है वो भी लोगों को अच्छे से मिल सके। फिर अभी आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है, शो में जो समस्या दिखाया गया पानी की समस्या, उसका समाधान फिर क्या हो सकता था? तो उस समस्या का समाधान एक दो तरीके से हो सकता है। पहला समाधान ये है, अगर कोई कैनाल भी बन रहा है तो एक कंट्रोल कैनाल हो, यानी कि कैनाल में कितना पानी आएगा कितना पानी जाएगा उसमें कंट्रोल रहना चाहिए। जैसे कि हमने सीमेंट ड्रेन की बात किया,
तो उस तरीके से उस कैनाल का भी मेंटेनेंस करना होगा, यानी कि पत्थर लकड़ी आदि से उस कैनाल को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि मिट्टी ना धंसे, यानी कि सॉइल इरोजन ना हो और पानी बढ़िया तरीके से निकल जाए। रेनी सीजन में और समर सीजन में कैसे इसको मेंटेन रखना है उसका भी ध्यान रखना होगा। बन्या अगर होगा तो उस चीज़ से आश्रम को कैसे फिर रक्षा किया जाएगा उसका भी ध्यान रखना होगा। तो कैनाल करने से बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है और ये सेफेस्ट तरीका होगा। पुराने समय में इरिगेशन सिस्टम में ये उपाय यूज किया जाता था जिसको स्वरूप इरिगेशन सिस्टम भी बोला जाता है। इस सिस्टम में क्या किया जाता है, एक छोटा सा नाला बनाया जाता है खेतों तक पहुंचाने के लिए। पानी एक छोटा सा नाला बनाया जाता है और नदी के पास वो नाला को लाया जाता है। नदी के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता है, नदी के पास लाया जाता है। फिर कुछ जुगाड़ करके नदी से पानी निकाला जाता है और उस नाले में पानी डाला जाता है। बार बार डालने पर पानी फिर फ्लो करता है और खेतों में ऑटोमेटिक चला जाता है। तो इस उपाय का यूज करके आश्रम तक पानी पहुंचाया जा सकता था और इससे कुछ खराबी भी नहीं होता, मतलब नदी को भी काटना नहीं पड़ता, पानी भी आश्रम तक पहुंच गया। बस आश्रम के पास एक बड़ा सा कुंड बना दो और वो छोटा सा ड्रेन को कुंड के साथ ज्वाइन कर दो, फिर पानी ऑटोमेटिक जाके उस कुंड तक पहुंच जाएगा। अगर कुंड तक पहुंच गया तो आश्रम वासी को भी आसानी से पानी मिल जाएगा और उससे आश्रम की मिट्टी भी नहीं धंसेगा। सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ही उस कुंड में रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगा उस नाले के माध्यम से पानी कुंड तक पहुंचाया जाएगा। या फिर और एक उपाय भी यूज हो सकता है, उसको बोला जाता है साइफोन इरिगेशन सिस्टम। साइफोन इरिगेशन सिस्टम में बस आपको बाल्टी बाल्टी पानी नहीं निकालना पड़ेगा। अगर उस प्रोसेस का यूज किया गया तो डायरेक्ट नाले में पानी आके पहुंच जाएगा बिना वाटर मोटर यूज करके। तो आजकल तो वाटर मोटर यूज किया जाता है इरिगेशन सिस्टम में, लेकिन पहले ये सिस्टम अपनाया जाता था जब वाटर मोटर नहीं होता था। सदुप वाटर सिस्टम, जिसको लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम भी बोला जाता है, कैनाल इरिगेशन सिस्टम भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर कैंडाल इरिगेशन सिस्टम भी बोला जाता है। आपके एरिया में क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, श्रीमद् रामायण की टीम से स्क्रिप्ट को और ज़्यादा टाइट कीजिए और कहानी को मज़ेदार बनाइए। आशा करता हूँ दोस्तों ये रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।